राधे राधे, नमस्ते, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से हमने आत्मकथा एक वीडियो में देखा था और आज हम देखेंगे यात्रा वृतांत। तो चलिए आ जाइए देखते हैं। विषय, वैविध्य, रचना, शिल्प तथा परिमाण, इन तीनों दृष्टियों से छायावादोत्तर युग के यात्रावृत्त अपनी सभी पूर्ववर्ती युगों से अधिक संपन्न है और ये स्वाभाविक भी था। यही वह युग है जिसमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप भारत के विश्व भर के देशों के साथ राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंध जुड़े। आपको बता दें कि जैसे बच्चन सिंह में हर एक जगह इसमें कोई भी गद्य की विधा नहीं दी गई है, फुटकल दिया है। जैसे भारतेंदु युग आ गया तो भारतेंदु युग की सारी गद्य रचनाएं, नाटक, निबंध, कहानी, लघु विधा सब वहीं पे दिया है। द्विवेदी युग का अलग से दिया है, छायावाद का अलग से दिया है। तो मुझे लगा कि छायावाद युग में ज़्यादा यात्रा वृत्तांत है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसे ही कराया। केवल पर्यटकों को ही नहीं अपितु राजनीतिज्ञों एवं साहित्यकारों को भी विदेश यात्रा के पर्याप्त अवसर मिले। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से बहुत से लोग विदेशों में पढ़ने गए। ऐसे लोग भी बेहिसाब रहे जिन्होंने विदेशों में उपलब्ध आजीविका के साधनों का लाभ उठाया। प्रगतिवादी आंदोलनों के फलस्वरूप बहुत से लोगों का ध्यान साम्यवादी देशों की यात्रा की ओर भी गया। इन सब के परिणाम स्वरूप यह युग यात्रा साहित्य की समृद्धि का युग बना। छायावादोत्तर काल के यात्रावृत्त साहित्य में जिन लेखकों का मुख्य योगदान रहा, उनमें से कुछ ने छायावाद युग में भी यात्रा वृत्तांत लिखे थे। इस दृष्टि से स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र, आर्योपदेशक, संत राम, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंददास और जवाहरलाल नेहरू आदि उल्लेखनीय हैं। लेकिन इस युग में प्रकाशित स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की कृति मेरी 5वीं जर्मन यात्रा, ये ध्यान देंगे, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की है। इसके यात्रा विवरण बहुत सजीव नहीं है और इसका कारण यह है कि यात्रा आँखों का इलाज कराने के लिए की गई थी, फलस्वरूप वे अधिक भ्रमण नहीं कर सके। तो जो इनकी 5वीं जर्मन यात्रा थी सत्यदेव परिव्राजक की, अपने आँखों का इलाज कराने जर्मन गए थे, घूमने नहीं गए थे, फिर भी लिख दिए। तो अधिक भ्रमण नहीं कर पाए, तो इतना सजीव नहीं है ये। कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक की जो एक कृति मेरी इराक यात्रा इस युग में प्रकाशित हुई, उसमें यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो मेरी इराक यात्रा किसने लिखा? कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक ने। इसके बाद संत राम ने लिखा है स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में। इसमें स्वदेश यात्रा विषयक प्रकरण तो इनके लिखे हुए हैं, किंतु विदेश यात्रा संबंधी अंश रामेश्वरी नेहरू द्वारा लिखा गया है। कांगड़ा उपत्यका की नदियों, चट्टानों, शैल शिखरों और वनों के चित्ताकर्षक वर्णनों के कारण यह पुस्तक पाठक के हृदय पे अपनी अमिट छाप छोड़ती है। आलोच्य युग में यो तो सभी देशों से संबंध यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए हैं, किंतु रूस से संबंध यात्रा वृत्तों की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। इस बीच रूस से हमारे देश का संबंध भी अधिक सुदृढ़ रहा है और इस वर्ग की जिन रचनाओं ने पाठकों का मन अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उनमें डॉक्टर सत्यनारायण, महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, राहुल सांकृत्यायन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यशपाल, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल जैन, लक्ष्मी देवी चुड़ावत तथा दुर्गा देवी सिंह द्वारा क्रमशः लिखी गई यात्रा वृत्तांत देख लीजिए। अब देखिए, हमें मिलाना पड़ेगा
रोमांचक रूस दिल्ली से मास्को किसने लिखा है? डॉक्टर सत्यनारायण ने लिखा है। रोमांचक रूस दिल्ली से मास्को, ये यात्रा वृत्तांत डॉक्टर सत्यनारायण। रूस में 25 मास, ये लिखा है एक मिनट रुक जाइए, डॉक्टर सत्यनारायण ने लिखा है रोमांचक रूस, थोड़ा अलग तरीके से इसमें दिया है ना। रोमांचक रूस डॉक्टर सत्यनारायण का लिखा हुआ है और दिल्ली से मास्को महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का लिखा हुआ है। तो ध्यान देंगे, रोमांचक रूस डॉक्टर सत्यनारायण और दिल्ली से मास्को महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। और राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है रूस में 25 मास और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है आंखों देखा रूस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आंखों देखा रूस, नेहरू जी का। इसके बाद लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल ने लिखा है और बदलते रूस में ये रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर ने लिखा है बदलते रूस में। इसके बाद रूस की साहित्यिक यात्रा बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है और दूसरी दुनिया अक्षय कुमार जैन ने लिखा है यात्रा वृत्तांत। इसके बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है सोवियत रूस पिता के पत्रों में। इन्हें सब नोट करते चलिएगा, ये मत कहिएगा कि मैम हम तो नोट ही नहीं किए, याद ही नहीं किए, नोट करते चलिएगा इसे। सोवियत रूस पिता के पत्रों में रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर ने लिखा है। इसके बाद तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। रूस में 46 दिन यशपाल जैन ने लिखा है और हिंदू कुश के उस पार लक्ष्मी देवी चुड़ावत ने लिखा है और सीधी सादी यादें दुर्गा देवी सिंह ने लिखा है। इसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर सत्यनारायण ने रोमांचक रूस में रूस की बहुमुखी प्रगति का परिचय दिया है। तो महेश प्रसाद श्रीवास्तव कृत दिल्ली से मास्को, इसमें पत्रात्मक शैली में लिखी गई एक ऐसी रचना है जिसमें रूस के जनजीवन तथा दर्शनीय स्थानों का रोचक वर्णन किया गया है। राहुल सांकृत्यायन के चरण जीवन पर्यंत गतिशील रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते रहे। यात्रा करने में उन्हें उतना ही आनंद आता था जितना किसी ज्ञानी ध्यानी को ब्रह्मा से साक्षात्कार करने में मिल सकता है। रूस में 25 मास जो राहुल जी ने लिखा है, इसमें उनकी तीसरी रूस यात्रा का वर्णन है। ध्यान देंगे, ये भी पूछ सकता है कि राहुल जी ने जो रूस में 25 मास लिखा है उनमें उनकी रूस की किस यात्रा का, कितने नंबर की यात्रा है? तो तीसरी यात्रा है। इस कृति में लेनिनग्राद आदि की यात्राओं का रोचक एवं ज्ञानवर्धक वर्णन किया गया है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का आंखों देखा रूस। नेहरू ने रूस के बहुमुखी विकास का लेखा जोखा दिया है। इसके बाद यशपाल ने लोहे के दीवार की दोनों ओर के माध्यम से पूंजीवादी तथा साम्यवादी शासन व्यवस्था के पारंपरिक अंतर को अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक उद्घाटित किया है। रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर ने साम्यवादी शासन के अंतर्गत रूस में हुई प्रगति की रोचक कहानी प्रस्तुत की है और यशपाल जैन ने अपनी पुस्तक रूस में 46 दिन, इसमें रूस के आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक जीवन के संबंध में रोचक तथा ज्ञानवर्धक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने रूसियों के स्वाभाविक स्नेह, अकृत्रिम आतिथ्य तथा उल्लासमयी मैत्री का धारा प्रवाह शैली में वर्णन किया है। इसके बाद तंत्रालोक से यंत्रालोक तक में डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पैनी आलोचनात्मक दृष्टि के माध्यम से रूस के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिवेश का अध्ययन करते हुए उसे विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद दुर्गा देवी सिंह का सीधी साधी यादें, इसमें लेखिका ने सोवियत संघ के 5 नगरों मास्को, अल्मा-अता, ताशकंद, समरकंद तथा लेनिनग्राद के बहुकोणीय चित्र प्रस्तुत किए हैं।
वहाँ के संग्रहालयों तथा दर्शनीय स्थलों का चित्र प्रस्तुत करने की ओर लेखिका का अधिक ध्यान रहा है। फिर है कि चीन तथा जापान के यात्रा वृत्तों से संबंध स्वतंत्र पुस्तकें भी आलोच्य युग में प्रकाशित हुई हैं, किंतु उनकी संख्या अत्यल्प ही है। चीनी यात्रा संबंधित कृतियों में राम आसरे लेखक हैं। इनकी रचना माओ के देश में राम आसरे ने लिखा है और भगवत सरल उपाध्याय ने कलकत्ता से पेकिंग लिखा है। ये भी चीन से संबंधित है। इनका यात्रा वृत्तांत ये पूछ सकता है, नाम है कलकत्ता से पेकिंग, लेकिन ये चीन से संबंधित है। और राहुल सांकृत्यायन कृत चीन में कम्यून तथा चीन में क्या देखा, ये 2 आत्मकथा यात्रा वृत्तांत राहुल ने लिख दिया चीन से संबंधित। तथा ओम प्रकाश मंत्रीकृत माओ के देश में 5 साल, माओ के देश में 5 साल यात्रा वृत्तांत ओम प्रकाश मंत्री ने लिखा है, जो विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। राम आसरे ने डायरी शैली का आश्रय लेते हुए यथास्थान अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर दी है, तो भगवत सरल उपाध्याय ने चीन प्रवास के दिनों में लिखे गए पत्रों को संजोकर अपनी रचना का ताना बाना बुना है। जापान यात्रा संबंधी स्वतंत्र कृतियों में रामकृष्ण बजाज कृत जापान की सैर रामकृष्ण बजाज ने लिखा है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस यात्रा वृत्तांत में जापान के दर्शनीय स्थानों के वर्णनों के साथ साथ जापान की आर्थिक प्रगति का भी यथास्थान विवेचन विश्लेषण कर दिया गया है। आलोच्य युग में ऐसे यात्रा वृत्तांत भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं, जिनमें किसी एक देश से संबंध यात्राओं का विवरण देने के स्थान पे एकाधिक देशों से संबंध यात्रा वृत्तों को एक स्थान पे संकलित कर दिया गया है। जैसे देख लीजिए, एक साथ बहुत यात्रा वृत्तांतकार यहाँ पे दिए हैं। पंडित सूर्य नारायण व्यास, डॉक्टर सत्यनारायण, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, सेठ गोविंद दास, धीरेन्द्र वर्मा, भगवत सरल उपाध्याय, स्वामी सत्य भक्त, श्रीमती विमला कपूर, रामधारी सिंह दिनकर, ब्रजकिशोर नारायण, राम कुमार, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, अज्ञे, गोपाल प्रसाद व्यास, रामकृष्ण बजाज, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, रामेश्वर टांटिया, डॉक्टर नगेंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सागर प्रवास लिखा है। यात्रा वृत्तांत सागर प्रवास सूर्य नारायण व्यास ने लिखा है। इसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली आदि देशों के बारे में विविध प्रकार की जानकारी देने के साथ साथ वहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी प्रत्यंकन किया है। इसके बाद डॉक्टर सत्यनारायण ने अपनी कृतियों आवारे की यूरोप यात्रा, ये इम्पॉर्टेंट है, यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा, 3 यात्रा वृत्तांत डॉक्टर सत्यनारायण ने लिखा है। आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में तथा युद्ध यात्रा। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय के यूरोप का चित्र उकेरा गया है। अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण के समय वे वहां पत्रकार की हैसियत से उपस्थित थे। फलस्वरूप युद्ध यात्रा में युद्ध का अत्यंत रोमांचकारी वर्णन मिलता है। इस युग में प्रकाशित राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। तो राहुल जी का यात्रा वृत्तांत देखिए, सत्यनारायण का तो देख लिया, यूरोप यात्रा, आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद राहुल जी ने लिखा है राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्गम भूखंडों में। तो राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंडों में। राहुल के इन यात्रा वृत्तांतों में भौगोलिक पृष्ठभूमि, स्थानीय इतिवृत्तों आदि के विस्तृत विवरण तो दिए ही गए हैं,
साथ ही उनके हिमालय प्रेम को घोषित करने वाले प्रकरण भी चतुर परिमाण में हैं। अनेक स्थलों पे पत्र शैली का प्रश्रय लिया गया है। इस दृष्टि से यात्रा के पन्ने विशेषतः उल्लेखनीय है। इसके बाद सेठ गोविंद दास का यात्रा वृत्तांत देख लीजिए। इनके भी यात्रा वृत्तांत बड़ा महत्वपूर्ण है। एक है सुदूर दक्षिण पूर्व और दूसरा है पृथ्वी परिक्रमा। दोनों ध्यान रखिएगा, सुदूर दक्षिण पूर्व 51 में, पृथ्वी परिक्रमा 54 में, दोनों महत्वपूर्ण है। सुदूर दक्षिण पूर्व में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी देशों से संबंध यात्रा वृत्तांत हैं, तो पृथ्वी परिक्रमा में मिस्र, यूनान, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के प्राकृतिक वैभव, ऐतिहासिक स्मारक व राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ इन देशों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के चित्र प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया गया है। इसके बाद पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954 नामनी रचनाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी ने डायरी शैली के माध्यम से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली आदि देशों के विदेशी दूतावासों, देहातों, दर्शनीय स्थानों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए हैं। यशपाल कृत राह बीती में सोवियत संघ, राह बीती 1956 यशपाल का है। इसमें सोवियत संघ, वियना, लंदन, रोम, रोमानिया, काबुल आदि स्थानों से संबंध यात्रावृत्त संकलित हैं। इन यात्रावृत्तों में लेखक ने न केवल दर्शनीय स्थानों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए हैं, अपितु इन देशों की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर भी समुचित प्रकाश डाला है। और यही कारण है कि यात्रावृत्त अनेक बार राजनीतिक निबंधों की श्रेणी का स्मरण करते हुए दिखलाई देते हैं। पूंजीवादी तथा समाजवादी देशों की तुलना से संबंध प्रकरण इनकी कृतियों में आरंभ से अंत तक अनेक स्थलों पर गुंथे पड़े हैं। भागवत शरण उपाध्याय ने वह दुनिया में लिखा है। याद रखेंगे, एक तो कलकत्ता से पेकिंग, इनका चीन से संबंधित है, और एक वह दुनिया में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इज़राइल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीक, मिस्र आदि देशों से संबंध यात्राओं का रेखा चित्रात्मक शैली में वर्णन किया गया है। पिरामिडों की छाया, नई दुनिया की गगनचुंबी अट्टालिकाएं, यूरोप और अमेरिका की दुनिया के रात, दिन और संध्याएं आदि प्रकरणों की रोचकता तथा चित्रोपमकता पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेने में पूर्णतः समर्थ है। स्वामी सत्यभक्त कृत मेरी अफ्रीका यात्रा, इसमें युगांडा, केन्या आदि देशों की यात्राओं का विवरण देने के साथ साथ वहां पर दिए गए भाषणों के सारांश भी संकलित हैं। इसके बाद श्रीमती विमला कपूर कृत अनजाने देश में, अनजाने देश में श्रीमती विमला कपूर ने लिखा है और मेरी अफ्रीका यात्रा स्वामी सत्यभक्त ने लिखा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो विमला कपूर ने अनजाने देश में जो लिखा है, इसमें यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशों की जहाज द्वारा की गई यात्रा का पत्रात्मक शैली में काव्यात्मक वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं दिनकर। दिनकर ने देश विदेश लिखा और मेरी यात्राएं लिखी। इसमें अपने यात्रा वृत्तांतों को संकलित किया है, जिनमें कश्मीर, सौराष्ट्र आदि भारतीय प्रदेशों के अलावा यूरोप के विभिन्न देशों के रम्याद्भुत स्थानों तथा मनोरंजन के साधनों को विस्तृत विवरण दिया गया है। ब्रज किशोर नारायण कृत नंदन से लंदन, ध्यान रखिएगा, नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण ने लिखा, महत्वपूर्ण है। इसमें जहाज द्वारा की गई यूरोप यात्रा के जो इतिवृत्त प्रस्तुत किए हैं, उनमें जहाजी जीवन के विविध पक्षों से लेकर दर्शनीय स्थलों तक का विस्तृत विवरण है। राम कुमार ने यूरोप के स्केच में
अपनी यूरोप यात्रा का रेखा चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन ने आंखों देखा यूरोप लिखा है। राम कुमार ने यूरोप के स्केच लिखा है और आंखों देखा यूरोप भुवनेश्वर प्रसाद भुवन ने लिखा है। इसमें इंग्लैंड के अस्थिर मौसम, कला तथा सौंदर्य से परिपूर्ण वेनिस नगरी आदि का सशक्त वर्णन किया है। इसके बाद अज्ञे ने लिखा है एक बूंद सहसा उछली 1960 में। रोम, पेरिस, बर्लिन, फिरेंजे आदि स्थानों के वृत्त और संस्मरण हैं। तो एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा पे है। और इनका एक और है, एक बूंद सहसा उछली और एक पता नहीं क्या है, उसका नाम ही भूल गया, देखिए अभी मिलेगा आगे। इसके बाद इन यात्रा वृत्तांतों के अध्ययन से पाठक को बहुत सी नई जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ लेखक ने वेल्से की काव्य गायन परंपरा, राष्ट्रीय नाट्योत्सव आदि का जो वर्णन किया है वह पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक है। इसके बाद गोपाल प्रसाद व्यास ने अरबों के देश में लिखा है। इसमें व्यंग विनोद मिश्रित शैली का प्रश्रय लेते हुए मार्च 1958 में मिस्र, सीरिया, कुवैत आदि अरब देशों में की गई अपनी यात्रा के जो विवरण प्रस्तुत किए गए हैं उनमें अरब देशों की प्रगति के सरकारी आंकड़े या विज्ञप्तियां शामिल न होकर मन पर पड़े प्रभाव का ही लेखा जोखा है। तो अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा है। इसके बाद गोरी नज़रों में हम वेरी इंपॉर्टेंट 1969 में प्रकाशित हुआ प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने दर्शनीय स्थानों के वर्णनों के साथ साथ गोरे लोगों की चिंतन पद्धति का विश्लेषण भारतीय चिंतन पद्धति के संदर्भ में किया है। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी, इसमें अपनी यूरोप प्रवास की लंबी अवधि में समय समय पर मन में संजोए गए जिन अनुभवों खंडों को अभिव्यक्ति प्रदान की है उनमें आइसलैंड, स्कैंडिनेविया, पेरिस, वियना आदि स्थानों का ही नहीं अपितु ब्रेख्त, काफ्का, सार्त्र, लैक्सनेस आदि प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं चिंतकों की विचारधारा का भी परिचय मिलता है। इसके बाद हंसते निर्झर दहकती भट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विष्णु प्रभाकर ने देश विदेश से संबंधित 21 यात्रा वृत्तांतों का संकलन किया है। विभिन्न देशों और स्थानों का वर्णन करते समय लेखक कहीं कवि हो उठा है, कहीं दार्शनिक हो उठा है और कहीं आलोचक और कहीं मात्र दर्शक। इन यात्रा वृत्तों से गुजरते हुए पाठक कभी वैशाली के खंडहरों में विचरण करता है तो कभी धरती के नीचे चलने वाली रेलगाड़ी अर्थात मित्रों में सवार होकर सैर करता है। कभी वह हिमालय की सुरम्य घाटियों में पहुंच जाता है तो कभी कश्मीर के मुस्कुराते हुए उद्यानों में, कभी वह विहंसते निर्झरों के मादक संगीत सुनता है तो कभी सोवियत संघ की स्वच्छ चकाचक धुली हुई विस्तृत सड़कों पर टहलने लगता है। यद्यपि लेखक ने भूमिका में यह लिखा है कि इन यात्रावृत्तों में जानकारी देने का प्रयत्न इतना नहीं है जितना अपनी अनुभूति का चित्र प्रस्तुत करने का है, किंतु फिर भी यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ये यात्रावृत्त पाठक को उपयोगी जानकारी देने की दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिणी पूर्वी देशों का सांस्कृतिक जीवन इस शीर्षक प्रकरण में लेखक ने वर्मा, वियतनाम, तो दक्षिणी पूर्वी देशों का सांस्कृतिक जीवन, इसमें लेखक ने वर्मा, वियतनाम, मलाया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों की जीवन व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह ज्ञानवर्धक है। इसके बाद आते हैं रामेश्वर टांटिया। ये लिखते हैं विश्व यात्रा के संस्मरण। इसमें अपनी यात्राओं के जो रोचक इतिवृत्त प्रस्तुत किए गए हैं उनमें स्कॉटलैंड की मोटर यात्रा का प्रसंग, लंदन के नाइट क्लबों के मुहल्ले सोहो के अनुभव, न्यूयॉर्क की निग्रो बस्ती, लेनिनग्राद का सांस्कृतिक वैभव तथा पाकिस्तान यात्रा से संबद्ध अनेक प्रसंग पाठक के मन पे अस्थायी छाप छोड़ने में समर्थ हैं।
अप्रवासी की यात्राएं में डॉक्टर नगेंद्र ने जापान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के सामाजिक और शैक्षिक जीवन का रोचक एवं ज्ञानप्रद विवरण प्रस्तुत किया है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी इस यात्रा वृत्तांत का सर्वाधिक ज्ञानवर्धक प्रकरण है। तो याद रखेंगे, अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्तांत, ये नेट में साथ प्रश्न आया हुआ है, किस यात्रा वृत्तांत का प्रकरण है? तो अप्रवासी की यात्राएं का अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी। और ये कब प्रकाशित हुआ? 1972 में। ये सब नोट करते चलेंगे प्रश्न। इस यात्रा वृत्तांत का सर्वाधिक ज्ञानवर्धक प्रकरण है। इसके बाद राजेंद्र अवस्थी ने सैलानी की डायरी में यूरोप, इंग्लैंड तथा अफ्रीका में बिताए गए दिनों के निजी अनुभवों को प्रस्तुत किया है और यह कृति पाठक को इन देशों के साहित्यिक तीर्थ स्थानों से परिचित कराती है। इसका कारण लेखक का स्वयं साहित्यकार होने के नाते साहित्य तथा साहित्यकारों में अधिक रुचि लेना है। अनंत गोपाल सेवड़े ने दुनिया रंग रंगीली में सोवियत संघ, अमेरिका तथा जापान संबंधी यात्राओं को लिपिबद्ध किया है। सोवियत संघ संबंधी यात्रा विवरण से पाठक को बहुत सी नई जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप रूस में वर वधू को पारस्परिक वफादारी के साथ राष्ट्र निष्ठा की भी शपथ दिलाई जाती है और ताशकंद के एक स्कूल में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। इसके बाद आते हैं गोविंद मिश्र। इन्होंने लिखा है धुंध बरी सुर्खी। इनका यात्रा वृत्तांत है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें इंग्लैंड यात्रा को प्रतिपाद्य विषय बनाते समय विभिन्न स्थितियों पर निजी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। इसके बाद शिवानी ने यात्रिक नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा और इसमें उन अनुभवों को संजोया है जो उन्हें अपने पुत्र की बारात को इंग्लैंड में ले जाकर हुए थे। तो अपने पुत्र की बारात इंग्लैंड में लेकर शिवानी गई थी और उसी पर यात्रा वृत्तांत लिख दी यात्रिक। आलोच्य अवधि में स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्तांत भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के लिए स्वदेश भ्रमण करना जितना सुविधाजनक होता है उतना विदेश भ्रमण नहीं होता। विदेशी मुद्रा की सतत विद्यमान रहने वाली कमी के कारण केवल सैर सपाटे के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा खर्च कर देना हमारे देशवासियों के लिए किसी विशेष गौरव की बात नहीं है। और फिर हमारा देश तो प्राकृतिक सुषमा, ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों एवं भग्नावशेषों की अत्यंत विशाल एवं वैविध्यपूर्ण संपदा सजोई हुए है। हमारे देश के विभिन्न अंचलों में निवास करने वाले व्यक्तियों के आचार विचार, खान पान, वेशभूषा आदि में इतनी विभिन्नता है कि पर्यटक ऊब का अनुभव नहीं कर पाता। इस वैविध्य के फलस्वरूप स्वदेश यात्रा संबंधी अनेक कृतियां समय समय पर प्रकाशित होती रहीं। आलोच्य युग में कश्मीर से कन्याकुमारी तक वैविध्य भरे स्थानों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित हुई। सर्वश्री गोपाल नेवटिया, देवदत्त शास्त्री, स्वामी प्रणवानंद, स्वामी रामानंद, लक्ष्मी नारायण टंडन, चक्रधर हंस, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, मोहन राकेश, मुनिकांति सागर, विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, महावीर प्रसाद पोद्दार, यशपाल जैन, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर द्विवेदी, डॉक्टर रघुवंश, पद्मा सुधी आदि इस वर्ग के कतिपय उल्लेखनीय कृतिकार हैं। गोपाल नेवटिया, देवीदत्त शास्त्री तथा सत्यवती मलिक ने क्रमशः कश्मीर, मेरी कश्मीर यात्रा तथा कश्मीर की सैर की रचना की है और इस प्रकार ये तीनों रचनाएं कश्मीर से संबद्ध हैं। कश्मीर यात्रा पे लिखी गई रचनाओं में इन तीनों का ही उल्लेखनीय स्थान है क्योंकि इन तीनों में ही कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का भावुकता एवं कवित्वपूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद
स्वामी प्रणवानंद तथा स्वामी रामानंद द्वारा क्रमशः रचित कैलाश मानसरोवर एवं कैलाश दर्शन में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य साकार हो उठा है। तो कैलाश मानसरोवर स्वामी प्रणवानंद ने लिखा है और कैलाश दर्शन रामानंद ने लिखा है। ये भक्ति काल वाले रामानंद नहीं, ये दूसरे स्वामी रामानंद हैं। इसके बाद विष्णु प्रभाकर ने लिखा ज्योति पुंज हिमालय। इसमें हिमालय पर्वत की अपनी 3 यात्राओं का तिथि क्रम से वर्णन किया है। इस कृति में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के निरूपण के अलावा धर्म, दर्शन, समाज, संस्कृति आदि से संबंधित विचार भी व्यक्त किए गए हैं। इस प्रकार यह कृति पाठक को हिमालय यात्रा के साथ साथ विष्णु प्रभाकर के आस्था भरे मन की यात्रा भी कराती है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण टंडन की प्रमुख कृतियां देख लीजिए। इन्होंने लिखा है संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थान एवं संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं। तो संयुक्त प्रांत वाली रचना किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण टंडन ने। ये संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं और संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थान। इसके बाद चक्रधर हंस की उल्लेखनीय कृति है भारतवर्ष के कुछ दर्शनीय स्थान। इन तीनों ही कृतियों में स्थान विशेष के समूचे सौंदर्य को उजागर किया गया है। तो चक्रधर हंस ने क्या लिखा है? भारतवर्ष के कुछ दर्शनीय स्थान। आलोच्य युग में राहुल सांकृत्यायन की स्वदेश यात्रा विषयक प्रकाशित कृतियां कौन सी हैं देख लीजिए। स्वदेश यात्रा संबंधित किन्नर देश में राहुल यात्रावली, दार्जिलिंग परिचय, ये तीनों स्वदेश यात्रा पे लिखी गई हैं। राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं में जहां एक ओर किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्ता आदि का विवरण दिया गया है, वहीं दूसरी ओर वहां के जनजीवन, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के मनमोहक शब्द चित्र दिए गए हैं। लेखक यात्रा के मध्य समय समय पर मिलने वाले व्यक्तियों का उल्लेख करना भी नहीं भूला है। विभिन्न स्थानों के नाम किस प्रकार परिवर्तित होते रहे हैं, वह अंचल विशेष किन किन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा है, इन सब का सहज तथा शोधपूर्ण निरूपण राहुल के यात्रा वृत्तांतों की अपनी विशेषता है। सत्यवती मल्लिक तथा यशपाल जैन की रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य के नयनाभिराम चित्र शब्दबद्ध किए गए हैं। इन लेखकों की कृतियों में हिम मंडित पर्वतमालाओं, सर्पीले पहाड़ी मार्गों तथा कलकल नाद करती नदियों का ऐसा सशक्त चित्रण किया गया है कि पाठक अपने हृदय में वहां पहुंचने की इच्छा संजोए बिना नहीं रह पाता। इसके बाद यही भूल रही थी, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली स्वदेश यात्रा नहीं विदेश यात्रा पे, और अरे यायावर रहेगा याद ये स्वदेश यात्रा पे है, 1953 में आया, डेट भी याद रखेंगे। इसमें अज्ञे ने असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की गई यात्रा का वर्णन किया है और इस कृति में लेखक ने किसी स्थान का बाहरी वर्णन भर प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु किसी स्थान विशेष को देखकर मन में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को भी यथास्थान व्यक्त किया है। दूसरे शब्दों में कविता, कहानी आदि के समान अज्ञे के यात्रा वृत्तांत भी बौद्धिक चिंतन से युक्त हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की विडंबनाओं को सही संदर्भ तथा परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी अरे यायावर रहेगा याद का निजी महत्व है। तो एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा पे और अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा पे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। यात्रा वृत्तों को सृजनात्मक उपलब्धि का रूप देने वाली रचनाओं में मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान 1953 में, ये भी डेट भी याद रखिएगा, विधा भी पूछा जाता है, लेखक तो पूछा ही गया है, इसका भी उल्लेखनीय स्थान है। मूलतः कथाकार होने के कारण मोहन राकेश के इस यात्रा वृत्त में कथा साहित्य की सी रोचकता का सहज समावेश हो गया है, लेकिन इस यात्रा वृत्त की मुख्य विशेषता कथात्मक न हो के इस बात में है
कि इसने भारतीय जनजीवन के अत्यंत यथार्थ और सशक्त चित्र प्रस्तुत किए हैं। पानी के मोड़ परिच्छेद के अंतर्गत अलेप्पी से क्वाइलोन पहुंचने पर बस स्टैंड के पास लेखक की भूख, बीमारी और बेरोजगारी विषय पर एक बूढ़े से जो बातचीत होती है वह उस बूढ़े के मनोभाव को ही नहीं अपितु भारत के प्रत्येक जनसाधारण के मनोभाव को अभिव्यक्त करती है। उस बूढ़े का यह कहना है कि जिस प्रकार बैल चारा मिले बिना हल नहीं जोतता, उसी प्रकार जनता भी बिना भोजन मिले अपने कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा कर सकती है, और इसलिए केंद्रीय सरकार को कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को 2 समय का भोजन मिल सके। निश्चय ही एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो पानी का मोड़ परिच्छेद, ये भी नोट करेंगे क्वेश्चन। पानी के मोड़ परिच्छेद किस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है? तो आखिरी चट्टान तक में आता है पानी के मोड़ परिच्छेद। इसके बाद खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव, ये मुनिकांति सागर द्वारा रचित मूर्तियों की खोज के लिए की गई यात्राओं का वर्णन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज की पगडंडियाँ, खंडहरों का वैभव, मुनिकांति सागर। यही कारण है कि इन यात्रावृत्तों में मंदिरों, देव मूर्तियों तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को ही मुख्यता प्रदान की गई है। पुराने खंडहरों को देखने के बाद लेखक का मन अतीत लोक में विचरण करने लगता है और वह प्राचीन भारत के गौरव का स्मरण करके पुलकायमान हो उठता है। तो मुनिकांति सागर ने 2 लिखा है, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद पार उतरी कहाँ जई हो में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभाकर द्विवेदी ने स्थानीय बोली का पुट देते हुए गोंडा तथा बस्ती जिले के लोक जीवन का चित्र अंकित किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद शिवालिक की घाटियों में, ये लिखा है विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार ने। इसमें अपनी शिकार यात्राओं का काव्यात्मक वर्णन किया है। और अज्ञेय के समान डॉक्टर रघुवंश ने हरी घाटी में सन 1949 में की गई अपनी हजारीबाग यात्रा का सपाट वर्णन करने के स्थान पर अपनी संवेदनाओं को एक ऐसा रूप दिया है कि प्रस्तुत कृति एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक उपलब्धि बन गई है। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे स्थूल प्रचुर परिणाम में है जहां लेखक ने विभिन्न अवसरों पर मन में उठने वाले विचारों को चिंतन को चाशनी में पाक कर अत्यंत सहज रूप से व्यक्त कर दिया है। आत्म साक्षात और आत्म मंथन शीर्षक प्रकरण में तो लेखक का चिंतन पक्ष पर्याप्त प्रबल हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आत्म साक्षात और आत्म मंथन ये प्रकरण किस यात्रा वृत्तांत में है? तो हरी घाटी में, ये याद रखना है। और अभी पानी के प्राचीर कुछ था ना, पानी के मोड़, वो मोहन राकेश के आखिरी चट्टान में है। और आत्म साक्षात और आत्म मंथन ये हरी घाटी में है प्रकरण। आगे देखते हैं। आलोच्य युग में अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं में लिखे गए यात्रा वृत्तांतों के अनुवाद भी प्रकाशित हुए। इस दृष्टि से काका कालेलकर कृत हिमालय की यात्रा तथा सूर्योदय का देश दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर, सूर्योदय का देश कालेलकर। इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी का बद्रीनाथ की यात्रा तथा शंकर कृत ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला। ये शंकर लेखक है, इन्होंने लिखा है ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी का बद्रीनाथ की ओर ध्यान रखिएगा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने भारतीय तीर्थों का वर्णन किया है, तो सूर्योदय का देश में जापान यात्रा का वर्णन है। बद्रीनाथ की ओर में अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, पाताल गंगा, पांडुकेश्वर, गंधमादन, बद्रीनाथ आदि से संबद्ध उन यात्राओं के विवरण संकलित हैं जो मुंशी जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में की थी। शंकर द्वारा बांग्ला में लिखित ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला का हिंदी अनुवाद प्रमोद कुमार मजमूदार ने किया है।
तो शंकर द्वारा लिखित ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला यात्रा वृतांत का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रबोध कुमार मजमूदार ने। शंकर ने इस कृति में अपनी विश्व यात्रा का वर्णन करते हुए यह बताया है कि पाकिस्तान का कड़ा कानून तथा भारत विरोधी प्रचार पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बंगालियों को अलग नहीं कर पाया। भारत तथा पाकिस्तान के बाहर विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के लोग भाई भाई की तरह रहे हैं। अपने अटूट संघर्ष के फलस्वरूप आज पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है और शंकर की यह कृति पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए संघर्ष के दिनों में प्रेरणा का अच्छा स्रोत है। तो अब तक तो याद ही हो गया होगा, लेखक इसके बड़ा अच्छा नाम है, छोटा सा शंकर। ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला शंकर। बताइए, इसी तरह छोटा छोटा सब नाम रखते तुरंत याद हो जाता। अब आइए आगे दिया है कि प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से हिंदी के यात्रा वृतांत संबंधी साहित्य का मूल्यांकन करने पे यह ज्ञात होता है कि विदेश भ्रमण संबंधी ग्रंथों की तुलना में भारत भ्रमण संबंधी ग्रंथ कम प्रकाशित हुए हैं। वस्तुतः मनुष्य में विदेशों में भ्रमण कर वहाँ के अद्भुत दृश्यों, पदार्थों, प्रथाओं, जीवन मूल्यों आदि को देखने समझने की जितनी तीव्र इच्छा होती है उतनी अपने देश में भ्रमण करने की नहीं होती। पाठक भी भारत भ्रमण संबंधी रचनाओं की अपेक्षा विदेश भ्रमण संबंधी रचनाओं के अध्ययन में ही अधिक प्रवृत्त होता है। लेकिन इतना होते हुए भी हिंदी में भारत भ्रमण संबंधी अनेक रचनाएं प्रकाशित एवं लोकप्रिय हुईं। इसका कारण यह है कि देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले व्यक्तियों की वेशभूषा, रहन सहन आदि में विभिन्नता, वन्य प्रदेशों एवं पर्वतमालाओं की चित्ताकर्षक प्राकृतिक सुषमा तथा विस्तृत भौगोलिक सीमाएं विदेशियों को ही नहीं अपितु देशवासियों को भी सदैव अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण हिंदी के यात्रा वृत्त साहित्य की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है। वस्तुतः प्रकृति और मनुष्य का अनादिकाल से अटूट संबंध है। देखते हैं और कितना है, बस ये लास्ट पेज है यात्रा वृत्तांत का। हिमाच्छादित श्रृंगों, कलकल निनाद करते हुए झरनों अथवा शंखनाद करते हुए प्रपातों, प्रतिपल अपनी छटा बदलने वाले मेघों, चित्ताकर्षक रंगों वाले पुष्पों से लदी हुई क्यारियों आदि को अतृप्त नेत्रों से निहारते रहना तथा कंठ का किरण दुर्गम पथों पर चलते हुए सहसा सुरम्य घाटियों में पहुँच जाना मनुष्य का सहज स्वभाव है। चूँकि साहित्य मानव जीवन की आशा, आकांक्षा, रुचि, अरुचि, हर्ष, विषाद आदि को रूपायित करता है, अतएव उसमें मनुष्य के प्रकृति प्रेम का मूर्त हो उठना ही स्वाभाविक ही है। और यही कारण है कि देश विदेश की यात्राओं को समाकलित करने वाले यात्रावृत्त संबंधी सभी ग्रंथों में प्रकृति सौंदर्य के मनोरम चित्र उकेरे गए हैं। यह बात दूसरी है कि इस दिशा में लेखकों का रुझान प्रावृत्य प्रकृति की ओर ही अधिक रहा है। इसमें भी स्वदेश यात्रा का वर्णन करने वाले लेखकों ने हिमालय, कश्मीर तथा बद्रीनाथ के सौंदर्य निरूपण की ओर अधिक ध्यान दिया है तथा विदेश यात्रा को शब्दांकित करते समय स्विट्जरलैंड, नियाग्रा प्रपात आदि का वर्णन अधिक किया गया है। शैली व शिल्प की दृष्टि से इस युग के लेखकों में नानाविध प्रयोगों की प्रवृत्ति लक्षित होती है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, महावीर प्रसाद पोद्दार, श्रीमती विमला कपूर, डॉक्टर परमेश्वरी दीन शुक्ल, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन आदि ने क्रमशः, अब देखिए क्रमशः आ गया तो कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय, हिमालय की गोद में महावीर प्रसाद पोद्दार, अनजाने देश में विमला कपूर, दुनिया की सैर 80 दिन में डॉक्टर परमेश्वरी दीन शुक्ल ने लिखा है दुनिया की सैर 80 दिन में, तथा सोवियत रूस पिता के पत्रों में ये डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने लिखा है।
सोवियत रूस पिता के पत्रों में जगदीश चंद्र जैन, दुनिया की सैर 80 दिन में परमेश्वरी दीन शुक्ल, अनजाने देश में विमला कपूर, हिमालय की गोद में महावीर प्रसाद पोद्दार। आदि कृतियों में जहाँ पत्र शैली का प्रयोग किया गया है वहीं सेठ गोविंद दास, महेश प्रसाद श्रीवास्तव, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, राजवल्लभ ओझा, कर्नल सज्जन सिंह, स्वामी सत्य भक्त, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, ब्रजकिशोर नारायण, डॉक्टर रघुवंश आदि ने क्रमशः, फिर आ गया क्रमशः, अब देखिए, सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास ने लिखा, दिल्ली से मास्को महेश प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा, पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी ने लिखा, रूस में 25 राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, बदलते दृश्य राजवल्लभ ओझा ने लिखा, लद्दाख यात्रा की डायरी कर्नल सज्जन सिंह ने लिखा और मेरी अफ्रीका यात्रा स्वामी सत्य भक्त ने लिखा। हॉलैंड में 25 दिन ये रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर ने लिखा और नंदन से लंदन ब्रजकिशोर नारायण ने लिखा और हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश ने लिखा। इसमें से नहीं याद होगा आपको दिल्ली से मास्को महेश प्रसाद श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बदलते दृश्य नहीं याद होगा और लद्दाख यात्रा की डायरी और मेरी अफ्रीका यात्रा हॉलैंड में 25 दिन, ये आपको नहीं याद होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। आदि में डायरी शैली का प्रयोग कर अपने यात्रा वृतांतों को सहज विश्वसनीय रूप प्रदान किया गया है। अज्ञेय विष्णु प्रभाकर तथा निर्मल वर्मा ने क्रमशः एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय, हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर, चीड़ों पे चांदनी निर्मल वर्मा। विधा भी पूछा जाता है, लेखक भी। चीड़ों पे चांदनी रो प्रवास पे आधारित है, पूछता है ये भी। इसमें दर्शनीय स्थानों का विवरण देने के साथ साथ कतिपय स्थलों का विभिन्न व्यक्तियों से हुए अपने साक्षात्कारों को भी गूंथकर यात्रा वृत्तों में इंटरव्यू शैली के गुम्फन का स्तुत्य प्रयास किया है। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित यात्रा वृत्त संबंधी कृतियों में किसी स्थान विशेष का इतिवृत्तात्मक विवरण भर देने के स्थान पर उस स्थान विशेष के संबंध में अपने अंतर्मन पे पड़े प्रभावों और इसके फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रत्यंकन की प्रवृत्ति विशेष रूपेण बलवती रही है। अब यात्रा वृत्त का लेखक नरेटर भर नहीं है तथा किसी स्थान विशेष की भीड़ भाड़, चकाचौंध अथवा प्राकृतिक सौंदर्य से भौचक्का सा नहीं हो जाता, अपितु वह उन सब की तह में जाने का प्रयत्न करता है। वह यात्रा वृत्तों के लेखन में प्रवृत्त होने से पूर्व उन सभी स्थितियों में जूझता तथा गुजरता हुआ चलता है जिनसे कवि कथाकार को गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि अब यात्रा वृत्तों की बुनावटों में पहले की अपेक्षा बहुत फर्क आ गया है। यह परिवर्तन कथ्य में ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की दिशा में भी आया है। अब लेखक ऐसे विश्लेषणों तथा उपमानों का प्रयोग नहीं करता जो किसी भी देश के किसी भी स्थान पर वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उसकी प्रवृत्ति ऐसे विशेषणों तथा बिंबों का प्रयोग करने की है जो उसके अनुभव संसार को साकार कर सके। आज वह यात्रा के दौरान हुई अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्नशील है कि उसे एक सर्जनात्मक उपलब्धि के रूप में स्वीकारा जा सके। तो अब हुआ यहीं पे यात्रा वृत्तांत का इतिश्री। अब अगली वीडियो आएगी जिसमें हम लोग देखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र दोनों एक ही में दिया है। आत्मकथा और हमने यात्रा वृत्तांत देख लिया, फिर जीवनी बचेगा। तो मेरी जितना अधिक से अधिक मैं पेपर से पहले करा सकती हूँ कराऊंगी, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा और आसान पेपर जो पहले मैं करा चुकी हूँ 70-75 उन पेपरों पे पकड़ बनाइए। सभी प्लेलिस्ट का अच्छे से उपयोग करिए, जो मैंने अच्छे अच्छे PDF दिया है उनको तैयार करिए, नोट्स रिवीजन वाली क्लास करिए या नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स पढ़िए, व्याकरण पे ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याकरण पे ध्यान दीजिए और एकदम पॉजिटिव होकर तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छा करेंगे आप पेपर में। पेपर कठिन आएगा कन्फर्म है, और लेकिन आप बेस्ट करेंगे ये भी कन्फर्म है। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।